Hello and welcome everyone on this YouTube channel of JV's IS. So students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक इन द सीरीज ऑफ एक्सप्लोर आईआर थ्रू मैप्स प्रीलिम्स 2023। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया चाइना रिलेशंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स 2023। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज पिछले एक साल में रही विद रेस्पेक्ट टू इंडिया चाइना relations. So, what are the topics that we are going to cover? That is, अब आप देख सकते हैं China building dam on Mabza Zangbo River near Indian border. Second, China holds first China Indian Ocean Region Forum. This is also a very important news from the perspective of prelims as well as जब आपका मेंस आएगा मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में हम सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से समझेंगे। देन चाइना कॉल्स टू प्रिवेंट कलर रेवोल्यूशन, यस, ओके। देन अनदर टॉपिक, इंडिया बैक्स चाइना's प्लान फॉर जॉइंट बॉर्डर एक्टिविटी। देन चाइना moves in Indian Ocean region, and last but not least, China Solomon Islands sign landmark security agreement। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है सोलोमन आइलैंड की, याद रखिएगा, लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। और सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड एक और लास्ट ईयर मैंने वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए की थी, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चाइनाज बिल्डिंग डैम ऑन माबजा जांगबो रिवर नियर इंडियन बॉर्डर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? recent development, चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन माबजा जांगबो रिवर इन तिब्बत, and this location is close to Tri Junction border with India, Nepal, and this is opposite of Kalpani area जहां पर dispute हुआ था इंडिया और नेपाल का, which is an area of उत्तराखंड। तो आप ये देख सकते हैं, ये है डैम, समझ में आ रहा है? तो माबजा जांगबो रिवर डैम, ओके। तो ये डैम की फोटो आप देख सकते हैं, ओके। So you can see this map here, dam construction site, and this is near, this is Kalpani area. Clear everyone? तो ये कुछ चीजें न्यूज में थी। बेसिकली हमें पता कैसे चला? सैटेलाइट इमेजेस दे शोज दैट चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू डैम ऑन द माबजा जांगबो रिवर, ओके। सो विद रेस्पेक्ट टू जियो स्पेशल इंटेलिजेंस हमें ये सारी चीजें पता चली। क्लियर? तो सैटेलाइट इमेजेस ने शो किया, ओके, कि चाइना यहाँ पे डैम बनवा रहे हैं। क्लियर? तो बेसिकली ये चाइना की वाटर हेजेमोनी को शो करता है साउथ एशिया में। दिस शोज वाटर हेजेमोनी ऑफ चाइना इन साउथ एशिया। क्लियर एवरीवन? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोकेशन क्या है डैम की? सो दिस न्यू डैम is located around 16 kilometers. This is located around 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ट्राई जंक्शन। ये ट्राई जंक्शन है, सो नॉर्थ ऑफ ट्राई जंक्शन, ओके, एंड दिस इज अपोजिट टू कल्पानी एरिया। कल्पानी एरिया के ऑपोजिट में है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। नाउ अब ये जो माबजा जांगपो रिवर है, ये कहां से ओरिजिनेट करती है? माबजा जांगपो रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, देन दिस रिवर flows through Nepal into Ghagra river before joining द गंगा इन इंडिया। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये जो रिवर है माबजा जांगबो रिवर, दिस फ्लोज डाउन स्ट्रीम इनटू घाघरा। दिस फ्लोज डाउन स्ट्रीम। अब आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। सो दिस रिवर फ्लोज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। क्लियर एवरीवन? सो इनटू घाघरा रिवर। नाउ घाघरा को और क्या कहते हैं? करनाली, और करनाली रिवर। इंडिया नेपाल रिलेशंस का जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, तो वहां पर भी मैंने करनाली रिवर की बात की थी। क्लियर? और करनाली रिवर, और बाद में कहां पर मीट करती है रिवर? गंगा में। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली अगर आप ओरिजिनली देखेंगे ये कहां से रिवर निकलती है, ओके, ये जो रिवर है माबजा जांगबो, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम माउंट कैलाश। कहां से? माउंट कैलाश।
Clear everyone? So basically, this is not a major tributary, but this is critically important water of Karnali. Okay. So remember one thing, this Karnali river is the second biggest tributary by length of the Ganges. Karnali river जो लेंथ के हिसाब से biggest tributary river है गंगा की after Yamuna. Clear? And the biggest tributary of Gangas by volume. Okay. तो ये कुछ चीजें फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है, जब आप कहेंगे कि सर ये डैम का क्या इशू है, सो दिस डेवलपमेंट कम्स इन द वेक ऑफ चाइना। ओके, व्हेन चाइना वाज अबाउट टू अनवेलिंग प्लान्स इन 2021, चाइना ने ये चीज बताई भी थी दैट दे वांटेड टू बिल्ड अ मैसिव डैम ऑन अ लोअर रीचेस ऑफ यारलुंग जांगबो। समझ में आ रहा है? तो अब एक तरीके से हमें चाइना का इरादा वैसे भी समझ लेना चाहिए। एक रिवर है जिसका नाम है यारलुंग जांगबो। ओके, तो अगर आपको वो न्यूज याद हो, 2021 में एक न्यूज थी कि दैट चाइना अनवेल्स प्लान्स इन 2021 टू बिल्ड मैसिव डैम लोअर रीचेस ऑफ यारलुंग जाम्बो। अब यारलुंग जाम्बो रिवर हम किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा। समझ में आ रहा है? यारलुंग जाम्बो मींस ब्रह्मपुत्रा। दिस इज, अब एक चीज याद रखिएगा, जब हम यारलुंग जाम्बो की बात कर रहे हैं, इस पे डैम चाइना ने जब कहा कि कितना 70 में, याद रखिएगा। ओके, तो बेसिकली ये जो पावर जनरेट करना चाहता है चाइना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना इसके थ्रू क्या करेगा? मिलिट्री भी ला सकता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आपको पता ही होगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको यारलुंग सांगपो कहते हैं चाइना में, एंड दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसकी याद रखिएगा 2280 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, ट्रांस बॉर्डर रिवर है ये, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है? मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक। क्लियर? एंड इट फ्लोज 1700 किलोमीटर विद इन तिब्बत ओनली, एंड 920 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। क्लियर? एंड 260 किलोमीटर कहां जाती है? 260 किलोमीटर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो बेसिकली याद रखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, दिस अकाउंट्स फॉर नियरली 30% ऑफ फ्रेश वाटर। 30%, ये आप देख सकते हैं। यारलुंग जांगबो, ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत, ओरिजिनेट्स इन हिमालयाज, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, passes through Assam, then Bangladesh, and before emptying into Bay of Bengal. क्लियर एवरीवन? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी जैसा मैंने आपको बताया माबजा जांगबो रिवर, ये जो डैम है, समझ में आ रहा है? ये चाइना की एक पॉलिसी है। इसके थ्रू कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे चाइना क्या शो करना चाहता है? अपनी डोमिनेंस शो करना चाहता है वाटर पर। ओके, तो ये इंडिया के लिए कंसर्न क्यों है डैम? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस, इससे चाइना क्या करेगा? डोमिनेंस आ जाएगी वाटर पर, डोमिनेंस ओवर वाटर, over water. Clear? That means China is building an embankment type of dam with a reservoir. ये आप देख सकते हैं इमेज, embankment type of dam with a reservoir, जिसकी वजह से कि ये कंसर्न है कि चाइना फ्यूचर में वाटर को कंट्रोल भी करेगा साउथ एशिया में। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी हो जाए। ओके, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, getting my point? So military establishment, that means to using this water as leverage, the possibility of a military establishment also near this ट्राई जंक्शन। इस ट्राई जंक्शन पे मिलिट्री भी इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है चाइना, जैसा सेम किया कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यही तो किया, यारलुंग जांगपो रिवर, दैट मींस ब्रह्मपुत्रा रिवर। समझ में आ रहा है? देन वाटर स्कैरसिटी भी हो सकती है। वाटर स्कैरसिटी कैसे हो सकती है? वाटर स्कैरसिटी, हाउ? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। सी, चाइना कैन यूज दिस डैम टू नॉट ओनली डाइवर्ट बट ऑल्सो चाइना कैन स्टोर वाटर विच कुड लीड टू स्कैरसिटी इन द रीजन्स। ओके, जितने भी रीजन दिस, याद रखिएगा, माबजा जांगपो रिवर पर डिपेंडेंट है, वहां पर वाटर स्कैरसिटी हो सकती है अगर चाइना डाइवर्ट करेगा और स्टोर करेगा वाटर। समझ में आ रहा है? और अगर चाइना ने इस रिवर को, याद रखिए, वाटर को स्टोर करना शुरू किया, तो इससे किस रिवर का वाटर लेवल कम हो जाएगा? घाघरा रिवर।
Okay, this resulted into lower water level of Ghagra, Ghagra river. क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ चीजें, ये कंसर्न है, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अभी हमने क्या क्या चीजें समझी कि माबजा जांगबो रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है? तिब्बत से। अपर पोर्शन ऑफ द करनाली रिवर इज कॉल्ड एज माबजा जांगबो रिवर इन चाइना। तो जो अपर पोर्शन है माबजा जांगबो रिवर का, उसको क्या कहा जाता है? करनाली रिवर कहा जाता है चाइना में। ओके, देन ये बाद में कहां पर ज्वाइन करती है? घाघरा। इट फर्दर ज्वाइंस घाघरा करनाली इन नेपाल एंड देन फ्लो कहां पर अल्टीमेटली मर्ज करती है? गंगा रिवर में। क्लियर? Then it passes through the Tri-Junction or Nepal border with India and China. This new dam is located around 16 kilometer, अभी मैंने आपको बताया, north of Tri-Junction and opposite to Galpani area. Then the dam is on the Mabza Zangbo river, जो कि tributary है गंगा की. This much is clear to all of you, so I hope this much is clear. Okay. Then another topic which was there in the news, that is China holds first China Indian Ocean Region Forum. अब ये है क्या? इंडियन ओशियन रीजन फोरम। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, पहले हम ये समझ लेते हैं। रिसेंटली अभी क्या हुआ, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी, इन्होंने एक मीटिंग रखी चाइना और जो इंडियन ओशियन रीजन फोरम है उनके साथ डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए। क्लियर? ये कॉन्टेक्स्ट है। तो मीटिंग में क्या हुआ, चाइना ने पहली बार ऐसी मीटिंग रखी जिसमें 19 कंट्रीज जो थी, जो इंडियन ओशियन रीजन की थी, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने, याद रखेगा, इसमें बाकी 19 कंट्रीज थी इंडियन ओशियन रीजन की एक्सेप्ट इंडिया। क्लियर? थीम क्या था इस मीटिंग का? शेयर्ड डेवलपमेंट theory and practice from the perspective of blue economy. Okay, blue economy is all about marine resources, okay, infrastructure and all. Clear? Then ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइना चाइना का जो फोरम है, जो चाइनीज फोरम है, इसका एम है कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में, और जहां पर इंडिया द्वारा क्रिएट की गई जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन आयोरा जिसको हम बोलते हैं, जिसकी मेंबरशिप अराउंड 23 कंट्रीज है, उन रूट्स को काउंटर करना। बेसिकली मेन एम क्या है? इंडिया को काउंटर करना। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज ट्राइंग टू काउंटर इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन. This much is clear to all of you. Okay. So when we say China is trying to counter, okay, चाइना को इस मीटिंग से मिलेगा क्या? चाइना इज कंटेंडिंग फॉर इन्फ्लुएंस इन स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशन रीजन। ओके, चाइना क्या कर रहा है? पोर्ट्स बनवा रहा है, समझ में आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर यही तो कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट आप देख सकते हैं, ग्वादर पोर्ट। ओके, देन श्रीलंका हम्बन तोता, हम्बन तोता पोर्ट। क्लियर? तो इस तरीके से अब याद रखिए। देन जिबूती, ये भी किसके कंट्रोल में? चाइना के कंट्रोल में, नेवल बेस। क्लियर? सो बेसिकली चाइना हैज मेड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड श्रीलंका। क्लियर एवरीवन? तो चाइना ने क्या किया? चाइना हैज एस्टैब्लिश फुल फ्लेजेड नेवल बेस इन जिबूती, जो कि पहला नेवल बेस है जो कंट्री के बाहर है। देन चाइना ने एक्वायर कर लिया हम्बन तोता पोर्ट श्रीलंका में ऑन 99 years of lease. Then China built the port at Pakistan's Gwadar in Arabian Sea, जो कि ऑपोजिट है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से। ओके, देन ये याद रखिएगा, बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन मालदीव्स आल्सो। देन चाइना डायलॉग पार्टनर है आयोरा का भी, जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में फॉर्म हुआ था। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसे हमें समझना होगा। अब सबसे पहली चीज, आयोरा क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? क्यों बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन? समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आयोरा क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 एंड दिस इज अ रीजनल फोरम, जिसका मेन एम क्या है कि, याद रखिए, बेनिफिशियल म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, ओके, एंड कंसेंसस बेस्ड कोऑपरेशन हो, नॉन इंक्लूसिव अप्रोच के साथ पूरे इंडियन ओशन रीजन में। तो इसके कितने मेंबर्स हैं? 23 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ओके, देयर आर 9 डायलॉग पार्टनर्स। तो बेसिकली आयोरा क्या प्रमोट कर रहा है? आयोरा इज ट्राइंग टू प्रमोट द सस्टेन्ड ग्रोथ एंड बैलेंस डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन।
It strengthens cooperation and dialogue within member states. Clear everyone? So कितने मेंबर्स हैं? तो अभी मैंने आपको बताया 23 मेंबर स्टेट्स. गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. सो देयर आर 23 मेंबर स्टेट्स. नाउ मेंबर कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, देन सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड येमेन. सो दीज आर सम 23 मेंबर स्टेट्स. समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी. तो अब आयोरा ये जो बॉडी है, ये बेसिकली बॉडी किस तरह की है? तो जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, दिस इज एन इंटरनेशनल बॉडी एंड दिस कॉम्प्राइज कोस्टल कंट्रीज दैट बॉर्डर्स द इंडियन ओशन. क्लियर? सो दैट इज वाई. अब ये बनाया क्यों गया था? ओके तो अब ये बनाया क्यों गया? पहले एक चीज याद रखिएगा, आयोरा से पहले इसका नाम क्या था? याद रखिएगा, आयोरा से पहले इसका नाम था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव. इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव. Clear everyone? So basically, it was also called as Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. पहले इसको क्या बोला जाता था? IORARC. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए. तो बेसिकली इट इज अ रीजनल ट्रिपार्टाइट फोरम दैट गैदर्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एकेडमिशियंस, बिजनेस लीडर्स, ताकि कॉपरेशन हो सके इन सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में. क्लियर? अब इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है? किस बेसिस पर यह ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया? ओपन रीजनलिज्म. ओपन रीजनलिज्म. अगर आपसे पूछा जाता है that IORA is based on open regionalism, that is correct. So this organization is founded upon the values of open regionalism, so that boosting economic cooperation, okay, investment, these things. Clear everyone? तो ये जो आइडिया है आयोरा का, ये किसने दिया? दिस आइडिया ऑफ आयोरा, आयोरा was formed by, okay, India and Africa. ये आइडिया किसने दिया? दिस आइडिया was formed by India and Africa continent. This, okay, अफ्रीका में बेसिकली साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए. क्लियर एवरीवन? नाउ चाइना डायलॉग पार्टनर है आयोरा का. आयोरा का सेक्रेटेरिएट कहां पर है? मॉरिशियस. समझ में आ रहा है? कहां पर है? मॉरिशियस. मॉरिशियस में एक जगह है एबीन, EBENE, एबीन. ओके सो बेसिकली एबीन एक साइबर सिटी है मॉरिशस का, साइबर सिटी. क्लियर एवरीवन? सो दिस एसोसिएशन गेन्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडियन ओशन कैरीज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिप. बिजिएस्ट सी रूट है ना. क्लियर? 1/3 जो है वर्ल्ड का कार्गो ट्रैफिक वो इंडियन ओशन पर है. क्लियर? एंड 2/3 ऑयल शिपमेंट इसी से जाती है. Clear? So basically it is a lifeline of international trade and transport. ये क्या है? ये लाइफलाइन है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का. एंड इंडियन ओशन रीजन इज वोवन टुगेदर बाय ट्रेड रूट्स एंड इसका कमांड है मेजर सी लेन्स पर. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस रीजन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है. तो आप यहां पर मैप देख सकते हैं, ये सारे मेंबर्स हैं. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. गेटिंग माय पॉइंट? Okay. Now, another topic which was there in the news, okay, and the name of the topic is China calls to prevent color revolution. Yes. अब ये कलर रेवोल्यूशन क्या है, हम ये चीजें समझेंगे. समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है. चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज वार्नड हिज सेंट्रल एशियन नेबर्स allowing now neighbors against allowing outsiders to destabilize them with color revolution. चाइना ने वॉर्न किया अपने सेंट्रल एशिया के नेबर्स को. समझ में आ रहा है? ओके तो बेसिकली ये स्टेटमेंट कब दिया गया? जब ये एससीओ समिट हुई, कहां पर? समरकंद में. क्लियर एवरीवन? सेंट्रल एशिया. अब सबसे पहली चीज, कलर रेवोल्यूशन है क्या? कलर रेवोल्यूशन समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज कलर्ड रेवोल्यूशन. कलर्ड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको. क्लियर एवरीवन? अब ये टर्म जो है, ये याद रखिएगा, मीडिया ने सबसे पहली बार यूज किया. दिस वाज यूज्ड बाय मीडिया. और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस कब हुआ था? 2004 में.
2004 वर्ल्ड वाइड मीडिया ने, याद रखिएगा, इस टर्म को यूज किया। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये है क्या, अब बहुत सारे रेवोल्यूशन शुरू हो गए थे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। समझ में आ रहा है? बहुत सारे कलर रेवोल्यूशन हुए। तो बेसिकली कलर रेवोल्यूशन इज द वे फॉर द ग्लोबलिस्ट टू टेक पावर इन अ कंट्री, ओके, ताकि वो अपना बिजनेस ला सके। क्लियर एवरीवन? तो ये इसलिए आया था कलर रेवोल्यूशन। तो वर्ल्ड वाइड मीडिया ने इस टर्म को यूज किया, कलर रेवोल्यूशन। बहुत सारे मूवमेंट इससे रिलेटेड है, देयर आर वेरियस मूवमेंट, ओके। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड मीडिया ने टर्म यूज किया कलर रेवोल्यूशन। ओके, कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको चीजें पता चलेंगी इस रेवोल्यूशन में। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑरेंज रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है? रोज रेवोल्यूशन हुआ था जॉर्जिया में, ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन में। ऑरेंज कहां पर हुआ था? यूक्रेन। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए। क्लियर? तो कलर रेवोल्यूशन क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग। और ये बेसिकली कहां पर शुरू हुआ, याद रखिएगा, दिस वाज बिगेन इन फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशन जो ईस्टर्न यूरोप था। ईस्टर्न यूरोप पहले यूएसएसआर का पार्ट था, ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर का पार्ट था। तो यहां से ये चीजें शुरू हुई। तो अब हुआ क्या, 2019 बीजिंग, दैट मींस चाइना, हैड सेड द प्रोटेस्ट इन हांगकांग हैड टेकन ऑन कलर रेवोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रहा है? हांगकांग में, याद रखिएगा, वेस्टर्न पावर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। नाउ कलर रेवोल्यूशन मींस सीरीज ऑफ अपराइजिंग, जो सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ, इन फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशन लाइक ईस्टर्न यूरोप इन अर्ली 2000, बट दे आर आल्सो यूज्ड इन वेरी पॉपुलर मूवमेंट्स इन मिडिल ईस्ट एंड एशिया। एशिया में भी यूज हुआ, मिडिल ईस्ट में भी यूज हुआ। क्लियर? इन रेवोल्यूशन में होता क्या है, मास स्केल मोबिलाइजेशन होता है स्ट्रीट्स पर, डिमांड्स रखी जाती हैं फ्री इलेक्शन की, रिजीम चेंज करने की बात की जाती है, और जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं उनको रिमूव करने की बात की जाती है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो प्रोटेस्टर दे ऑफन वियर अ स्पेसिफिक कलर, वो स्पेसिफिक कलर पहनते हैं जिसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है कलर रेवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 2004 में जो यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था, यूक्रेन बहुत फेमस है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसमें ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है? यूक्रेन, समझ में आ रहा है? तो यूक्रेन कलर ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन का, बहुत फेमस है orange revolution. Clear? So this term also used to describe the movements after flowers. अब ये टर्म कुछ ऐसे भी मूवमेंट हैं जो फ्लावर्स के नाम पे रखे गए हैं, लाइक जैस्मिन रेवोल्यूशन, जैस्मिन रेवोल्यूशन इन टूनिशिया, टूनिशिया में हुआ था। समझ में आ रहा है? तो अब यही सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया ऑरेंज रेवोल्यूशन, तो इंपॉर्टेंट कलर रेवोल्यूशन कौन कौन से? ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन जहां पर प्रोटेस्ट हुई थी यूक्रेन में, कब? 2004 टू 2005। समझ में आ रहा है? एंड द मूवमेंट वाज इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट दैट द कंट्री, ओके। अब हुआ बेसिकली ये था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड ये मूवमेंट हुआ था। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, याद रखिएगा, इलेक्शन में कहा जा रहा था कि फेवर किया गया है प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविक का। अब यानुकोविक कौन थे? प्रेसिडेंट जो विक्टर यानुकोविक थे, यानुकोविक। तो अब ये थे कौन? कहा जाता है कि इनको रशिया ने सपोर्ट किया था। समझ में आ रहा है? ओके, यानुकोविक वाज सपोर्टेड बाय रशिया, और दूसरे जो, याद रखिएगा, इंसान थे जिनका नाम था युशचेंको, युशचेंको। इनको वेस्ट सपोर्ट कर रहा था। समझ में आ रहा है? ये मुद्दा था। तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो यानुकोविक हैं ये इलेक्शन जीत गए हैं। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया यूएस ने एंड यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न पावर्स ने। समझ में आ रहा है? और इसीलिए इलेक्शंस के बाद प्रोटेस्टर ने ऑरेंज क्लोथ पहनना शुरू किए स्ट्रीट्स पर पूरे देश में, यूक्रेन में। क्लियर? एंड जो रिजल्ट्स थे, दोज रिजल्ट्स वर सब्सिक्वेंटली एनल्ड, एंड यूक्रेनियन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीवोट करने का ऑर्डर दे दिया था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और जिसमें वेस्टर्न
जो कैंडिडेट थे जिनको वेस्ट सपोर्ट कर रहा था, युशचेंको, ये फिर जीत गए थे एंड वहीं पर ये मूवमेंट खत्म हुआ। तो ऑरेंज कलर याद रखिएगा इसीलिए पहना गया था कि इस रिजीम को हटाना है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ था। ये फर्स्ट किर्गिज रेवोल्यूशन था। दिस मूवमेंट लेड टू द आउस्टर ऑफ किर्गिस्तान प्रेसिडेंट अस्कार अकायेव इन 2005। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ। ओके। अब जैस्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया में हुआ था। करप्शन के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट थी, करप्शन काफी ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, पॉलिटिकल फ्रीडम्स कम दी गई थी, इसके खिलाफ हुआ था। अब ये मेथड इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है, ये क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन रेवोल्यूशन से जो उस समय की गवर्नमेंट होती थी उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाता था, ओवरथ्रो कर दिया जाता था। ओके। और कहा जाता है जो लोग ओवरथ्रो करते हैं वो उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से होता था। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए चाइना भी काफी ज्यादा वरिड है इस कलर रेवोल्यूशन, और रशिया एंड चाइना ने हमेशा से ही कलर रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि दीज रेवोल्यूशंस वर सपोर्टेड बाय वेस्टर्न पावर्स। समझ में आ रहा है? ये मेन रीजन है। क्लियर एवरीवन? तो इसीलिए याद रखिएगा इन चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो ये जो कलर होते हैं, अब आप कहेंगे कि सर ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ये कलर का यूज ही क्यों किया जाता है? इन कलर्स का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि ये कलर्स क्या शो करना चाहते हैं? समझ में आ रहा है ये कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये सारी चीजें हैं ही क्यों? क्लियर एवरीवन? तो हर कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ब्लू रेवोल्यूशन जो हुआ, ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीडम। फ्रीडम। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है जस्टिस। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है परसिवरेंस, प्रॉस्पेरिटी, पीस। येलो रेवोल्यूशन जो होगा, येलो रेवोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्पीनेस। येलो रेवोल्यूशन शो करता है होप। समझ में आ रहा है? ग्रीन क्या शो करता है? ग्रीन जो रेवोल्यूशन, ये शो करता है न्यू बिगिनिंग्स। ये क्या शो करता है? न्यू बिगिनिंग्स। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिंबलाइज की जाती है। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली ये टर्म कोई ऐसा नया नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन हिस्ट्री में हुए। समझ में आ रहा है? आप मुसोलिनी के पीरियड से हिटलर के टाइम पीरियड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें न्यूज में थी। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली ये रेवोल्यूशन किस लिए होता है? अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ होता है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। तो ये था कुछ कलर रेवोल्यूशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अनदर टॉपिक, इंडिया बैक China's plan for joint border activity. Yes. Now, India has supported an initiative by China for all SCO, Shanghai Cooperation Organization member state, including Russia, Pakistan and Central Asian countries, कि वो कंडक्ट करें जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इन 2023। इसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया चाइना का। ये चाइना इनिशिएटिव है। समझ में आ रहा है? नाउ अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 3 दिन पहले भी न्यूज आई कि अब इंडिया और चाइना दोनों ही बॉर्डर इश्यूज पर डेस्कलेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर के साथ हमेशा रिश्ता बना के चलिए। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ इंडिया हैज सपोर्टेड एन इनिशिएटिव बाय चाइना टू कंडक्ट जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इन 2023 ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ। अब ये जो बॉर्डर ऑपरेशन है ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा? चाइना करेगा, जिसका नाम होगा सॉलिडेरिटी 2023। देन बीएसएफ जो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने 21st मीटिंग एक्सपर्ट ग्रुप जो है एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ एससीओ कंट्रीज इसको होस्ट किया। समझ में आ रहा है? नाउ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की विद रेस्पेक्ट टू स्टेट बॉर्डर्स जो है एससीओ मेंबर स्टेट्स के, फोरकास्टिंग किया, विजन क्या होना चाहिए इसका, ये इन सभी चीजों पर डिस्कशन हुआ। तो तब आउटकम निकल के आया कि जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन की जरूरत है। क्लियर? नाउ द रिजल्ट, अब जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इट वाज देयर इन द नेम ऑफ सॉलिडेरिटी 2019 टू 21। ये कैरिड आउट किया गया था 2021 में बॉर्डर सर्विसेज द्वारा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है एससीओ की। क्लियर? और इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। तो अब प्लान जो है किया जा रहा है कि जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन किया जाए। ओके। 2022 में भी हुआ था।
फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022, ओके, एंड जिसको काफी ज्यादा रिव्यू और अप्रूव भी कर लिया गया था इस प्लान को, जिसका नाम था फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022। तो इसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया है। क्लियर। नाउ अब एससीओ की हम बात कर रहे हैं। एससीओ है क्या? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल फोरम टाइप के, समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक रीजनल फोरम। क्लियर। तो अब जब हम एससीओ की बात करते हैं, एससीओ है क्या बेसिकली? तो एससीओ याद रखिएगा, ये किस तरीके से बनी। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? तो एससीओ बनने से पहले एक क्लब चलता था जिसका नाम था शंघाई फाइव। शंघाई शंघाई फाइव क्लब, ये क्लब हुआ करता था। समझ में आ रहा है? अब ये शंघाई फाइव क्लब है क्या, ये हम सभी को कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि एससीओ से पहले ये क्लब हुआ करता था। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब कुछ चीजें याद रखिएगा। दिस क्लब वाज फाउंडेड इन 1996। ये कब बना? 1996 में बना था। और इसके मेंबर्स कौन थे? चाइना था, रशिया, देन कजाकिस्तान, ओके, देन किर्गिस्तान, क्लियर, देन तजिकिस्तान। ये मेंबर्स थे इसके, सेंट्रल एशिया। क्लियर एवरीवन। देन एससीओ का चार्टर साइन हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, ओके, मीटिंग हुई थी, तब एससीओ बनता है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अब क्या बन गई है? अब ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, यूरेशियन क्यों? क्योंकि याद रखिएगा सेंट्रल एशियंस भी हैं, ओके, एंड रशिया भी है जो कि यूरेशिया का पार्ट है। सो इट इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम क्या है? टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। एंड दिस वाज क्रिएटेड व्हेन 2001। और इसका चार्टर कब साइन हुआ? 2002 में। कहां पर साइन हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। समझ में आ रहा है? Clear everyone? And this entered into force in 2003. Clear everyone? ओके, तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होने चाहिए, फैक्ट्स। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली ये जो चार्टर है ये साइन किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में जब एससीओ की हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई थी। क्लियर। एंड 2003 से इट केम इनटू फोर्स। सो दिस इज द, जो ये चार्टर है ये एक स्टेटरी डॉक्यूमेंट है। दिस इज द स्टेटरी डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के विजन क्या है और एससीओ के विजन क्या है, गोल्स, एम्स, ये सारी चीजें बताते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। तो एससीओ इज एन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग। मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम ऑब्जर्वर स्टेट्स आल्सो। अब ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। क्लियर। अनदर ऑब्जर्वर स्टेट बेलारूस। क्लियर। देन ईरान, ईरान का भी ऑब्जर्वर स्टेटस है। देन मंगोलिया। क्लियर एवरीवन? these are some observer state. Apart from this there are some dialogue partners, कुछ dialogue partners भी हैं। dialogue partners like अजरबैजान, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। समझ में आ रहा है? देन आर्मेनिया, आर्मेनिया, क्लियर, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। देन कंबोडिया, कंबोडिया, क्लियर। देन नेपाल, क्लियर। देन टर्की, देन श्रीलंका। ये कुछ डायलॉग पार्टनर्स, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। नाउ यू कैन सी दिस चार्ट हियर। स्ट्रक्चर क्या है एससीओ का?
स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काउंसिल हेड ऑफ स्टेट, यस, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, दिस इज द सुप्रीम, दिस इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, समझ में आ रहा है, एससीओ में, और ये साल में एक बार मिलते हैं, इट मींस वंस अ ईयर, क्लियर एवरीवन, और यही गाइडलाइन सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एससीओ, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, क्लियर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ये सब आते हैं, दे ऑल्सो मीट वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, और इसका मेन एम क्या है, टू डिस्कस मल्टीलैटरल कोऑपरेशन स्ट्रेटजी, टू डिस्कस मल्टीलैटरल कोऑपरेशन स्ट्रेटजी, क्लियर एवरीवन, यही प्रायोरिटी एरियाज बताएंगे, और ये रिजॉल्व करते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन इश्यूज, और यही जो है ये अप्रूव करेंगे बजट, दे अप्रूव एनुअल बजट जो ऑर्गेनाइजेशन का है, एससीओ का जो बजट है, समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा एससीओ की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, याद रखिएगा, रशियन एंड चाइनीज, रशियन एंड चाइनीज, these two are official language of SEO, official language, clear everyone, ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, क्लियर एवरीवन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्लियर एवरीवन। तो अब जब हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, देन मीटिंग, सीनियर ऑफिशियल, स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स, ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको हाँ ये कुछ चीजें पता होना चाहिए, क्लियर एवरीवन, ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023, क्योंकि ये चीजें न्यूज में थी, समझ में आ रहा है, तो जितनी भी चीजें न्यूज में हो आप उनके फैक्ट्स पर ध्यान रखिए, क्लियर। Now, another important topic which was there in the news, that is China's move in Indian Ocean region. तो अभी मैंने आपको बताया चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, इन्होंने पहली चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम कन्वीन की। कहा जाता है कि ये चाइना का लेटेस्ट इनिशिएटिव है इंडिया को काउंटर करने का आईओआर में, इंडियन ओशियन रीजन में। इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या क्या हुआ इसमें, बेसिकली ये पहली हाई लेवल ऑफिशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोरम है जिसको चाइना ने हेल्ड की, ओके, जितनी भी इंडियन ओशियन रीजन में कंट्रीज हैं, जिसमें कहा जाता है ओवर 100 पार्टिसिपेंट्स वर देयर, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। थीम क्या है, शेयर डेवलपमेंट, दैट इज थियरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी, क्लियर। देन इसमें बेसिकली चाइना ने फोकस किस पर रखा, मैरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म। चाइना ने प्रपोज किया कि क्यों ना स्टैब्लिश किया जाए मैरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म, किसके बीच में, चाइना एंड जो इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं, समझ में आ रहा है। बेसिकली चाइना ने ये भी कहा कि चाइना प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल, मटेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जितनी भी कंट्रीज को जरूरत है। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि चाइना का पास्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, क्यों, क्योंकि चाइना से रिलेटेड एक जो डिप्लोमेसी है वो काफी सारे नेशंस को अब पता है वर्ल्ड में, डेप ट्रैप डिप्लोमेसी, समझ में आ रहा है। तो चाइना का मेन एम यहाँ पर क्या है कि इंडिया को कैसे काउंटर किया जाए, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, ओके, दैट इज important topic which was there in the news, China Solomon Island signed landmark security agreement। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अब इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना एंड सोलोमन आइलैंड ने साइन किया एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, किस पर, सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर, समझ में आ रहा है। अब इस अग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं सोलोमन आइलैंड, जिसकी आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है, होनियारा, समझ में आ रहा है, होनियारा। तो याद रखिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट सिक्योरिटी कोऑपरेशन है दो कंट्रीज के बीच में, सोलोमन आइलैंड एंड चाइना के बीच में, जिसका मेन एम है सोशल स्टेबिलिटी लाना, ओके, लॉन्ग टर्म ट्रैंक्विलिटी इन सोलोमन आइलैंड्स। तो कहा जाता है इस अग्रीमेंट के हिसाब से दोनों ही कंट्रीज ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके,
ओके, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके, नेचुरल डिजास्टर रेस्पॉन्सिव हो सके। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ फीचर्स हैं बेसिकली। जब हम सोलोमन आइलैंड की बात करते हैं, सोलोमन आइलैंड, अब एक चीज याद रखिएगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ एथनिकली मेलानेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? पैसिफिक ओशन में मेलानेशिया ग्रुप है। ओके, एंड दिस लाई बिटवीन पापुआ न्यू गिनिया एंड वैनुआटू, ये आप देख सकते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? दिस इज इन बिटवीन पापुआ न्यू गिनिया एंड वैनुआटू। समझ में आ रहा है? Clear. So this island was controlled by British Empire, colonial era में ब्रिटिशर्स ने इसे कंट्रोल किया था। समझ में आ रहा है? देन इट वेंट थ्रू दी हैंड्स ऑफ जर्मनी, तब जर्मनी, फिर बाद में जापान के पास गया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद याद रखिएगा यूएस ने ले लिया, देन यूके के पास। क्लियर? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने ले लिया था जापान से, देन यूके को दे दिया गया था। तो फाइनली ये आइलैंड इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1978 में। दिस सोलोमन आइलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1978 और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना अंडर ब्रिटिश क्राउन, मतलब कॉमनवेल्थ का पार्ट। किस चीज का पार्ट है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ। क्लियर? अब याद रखिएगा, जब कॉमनवेल्थ का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जो पॉलिटिक्स है सोलोमन आइलैंड की, इट टेक्स प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव। दिस कम्स अंडर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, सोलोमन आइलैंड एक इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ नेशन है। समझ में आ रहा है? वेयर एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करता है? गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? लेजिस्लेटिव पावर जो है, legislative power, this is exercised by government as well as multi parties, government and multi party। क्लियर? सो अब एक चीज याद रखना, सोलोमन आइलैंड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज थे ताइवान के साथ। ओके, बट अभी की जो गवर्नमेंट है 2019 से, जो सोलोमन आइलैंड में गवर्नमेंट आई है, जिस जिसके प्राइम मिनिस्टर है मनेसे सोगावरे, इन्होंने याद रखिएगा ताइवान से छोड़कर चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए, प्रो चाइनीज गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? इसी वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। क्लियर? तो लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के हिसाब से। क्लियर एवरीवन? और अगर इससे ज्यादा मेंस के हिसाब से पढ़ना है तो आप जेवीज आईएएस का आईआर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जल्द ही शुरू होगा। क्लियर एवरीवन? नाउ यूपीएससी प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आपने जो भी पढ़ा, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो which of the following statement are correct regarding Mabsa Zangbo River? First, it passes through the tri-junction on Nepal's border with India and China. तो obvious सी बात है, करेक्ट है। Then it is a tributary of Brahmaputra. That is wrong. समझ में आ रहा है? So select the answer using codes given below. So option A is the right answer, one only. Clear everyone? Second question क्या? Consider the following statement. First statement, the Indian Ocean Rim Association is an international organization consist coastal states bordering Indian Ocean. Second, IORA is a regional forum tripartite in nature, bringing together the representatives of government, business, and academia for promoting cooperation and closer interaction among them. And secretariat is located at New Delhi. So which of the above statement is oblique are correct? सबसे पहले आप लोग बताइए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, जल्दी लिखिए, अभी हम सभी ने डिस्कस किया है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो मैंने बताया था सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? मॉरिशियस। समझ में आ रहा है? सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? मॉरिशियस। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो विच वन इज करेक्ट? याद रखिएगा, वन एंड टू ओनली, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? नाउ
with reference to Shanghai Cooperation Organization, consider the following statement. First statement, the Shanghai Cooperation Organization, okay, Shanghai Cooperation Organization is a permanent international intergovernmental organization. Then head of State Council of SCO meets twice in a year, adopt guideline decision on all important matters. Third, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, and India were the members of Shanghai Five prior to the creation of SCO in 2001. कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी लोग. Which of the following statement given above is oblique are correct? तो सेकंड स्टेटमेंट में अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, वंस इन अ ईयर. So this statement is wrong. Third one is also wrong. शंघाई फाइव का मेंबर इंडिया नहीं था. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. That means option C is the right answer. One only. Clear everyone? So I hope this much is clear to all of you. आप सभी को समझ में आया होगा. तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब न्यू टॉपिक के साथ. ओके, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रीलिम्स 2023 के हिसाब से. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच.